जाति गणना एक ऐसा शब्द जो भारत की राजनीति में भूचाल ला सकता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये गणना कब पूरी होगी? क्या इसका डेटा 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सामने आएगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और कैसे बीजेपी के जाति गणना की घोषणा करेंगे। एक चतुर राजनीतिक चाल चली है, लेकिन डेटा जारी करने में देरी करके विपक्ष को चौंका दिया। जाति गणना एक राजनीतिक उपकरण। भारत में 1951 के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना की योजना बनाई गई है, जिसे 2027 तक पूरा किया जाना है। यह निर्णय 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में भवन और संसाधनों की गिनती और दूसरे चरण में व्यक्तियों की जनसंख्या और जाति की जानकारी एकत्र की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जातिगत संरचना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जातियों का वितरण इस प्रकार है। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 50%, एससी अनुसूचित जाति 21%, एसटी अनुसूचित जनजाति 0.1%, स्वर्ण जातियां से 20%, जिसमें ब्राह्मण 9%, राजपूत 8%, मुस्लिम 19 से 20%। यह संरचना राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बीजेपी की रणनीति, घोषणा और देरी। बीजेपी ने जाति गणना की घोषणा करके ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को संदेश दिया है कि वे उनके हितों की परवाह करते हैं, लेकिन डेटा जारी करने में देरी करके उन्होंने विपक्ष को ठोस मुद्दा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की जाति गणना कराने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का विषय है। बिहार जाति सर्वेक्षण और उसका प्रभाव। बिहार में 2022 में जाति आधारित सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग मिलाकर राज्य की 63% से अधिक जनसंख्या बनाते हैं। इस डेटा ने विपक्ष को मजबूत आधार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी मांगें बढ़ रही हैं। विपक्ष की चुनौतियां। विपक्ष दल जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जाति गणना के डेटा के बिना ठोस राजनीतिक नहीं बना पा रहे हैं। बीजेपी की घोषणा ने उम्मीद दी, लेकिन डेटा की अनुपस्थिति ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। 2027 के चुनाव पर संभावित प्रभाव। यदि जाति गणना का डेटा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जारी नहीं होता तो विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। बीजेपी इस स्थिति का लाभ उठाकर अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत कर सकती है। एक चतुर राजनीतिक चाल। बीजेपी ने जाति गणना की घोषणा करके एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया है, लेकिन डेटा जारी करने में देरी करके विपक्ष को रणनीति बनाने से रोका। यह एक चतुर चाल है जो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हें लाभ पहुंचा सकती है। जाति गणना का मुद्दा भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बना गया है। बीजेपी की रणनीति ने विपक्ष को असमंजस में डाल दिया है। अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव में यह चाल कितनी सफल होती है। पाकिस्तान के साथ चल रही तनातनी के बीच मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का जो दांव खेला है, वो दांव एनडीए को, खासकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बिहार में कितनी सफलता दिलाएगा, इस पे अब चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए का ये दांव उसको गलत पड़ेगा या सही पड़ेगा, ये मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर इसका फायदा, इसका क्रेडिट कोई और उठा ले जाएगा, और वो कोई और नहीं, नीतीश कुमार। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जातिगत जनगणना कराने का ऐलान को लेकर बिहार में चल रही राजनीति के बारे में। क्या इस जातिगत जनगणना कराने से या जातिगत जनगणना का ऐलान कराने से बीजेपी को बिहार चुनावों में फायदा होने जा रहा है? क्या जातिगत जनगणना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या बीजेपी को डर लग रहा था कि एक बिहार ऐसा राज्य है जहां उसका हिंदुत्व का कार्ड अब तक नहीं चला है, तो उसने
बिहार में चुनावी नैया पार करने के लिए जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया है। ये तो आप भी समझते होंगे कि बिहार में जब तक चुनाव होंगे और चुनाव के परिणाम आएंगे तब तक जो है जाति जनगणना नहीं हो सकती है या नहीं होगी। उसके बाद ही जो है वो जाति जनगणना होगा अगर केंद्र सरकार चाहेगी। तो बिहार के लिए और बिहार चुनाव के लिए ये ऐलान बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा, क्योंकि इस ऐलान के बाद जो पहला बड़ा चुनाव होने जा रहा है वो बिहार में ही होने जा रहा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौरतलब है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। जी हां, उसे 30 सीटें मिली थी और उस वक्त जातिगत जनगणना का झंडा इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी बुलंद किए हुए थे। तो अब सवाल यह उठता है कि बिहार के जो वोटर्स हैं वो इसका क्रेडिट किसको देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार से बाहर जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद रखा, हमेशा इस मुद्दे को उठाए रखा, जीवित रखा, संसद में सवाल पूछे। और नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार ने बाकायदा कास्ट सर्वे करा दिया। यह बात अलग है कि उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन कास्ट सर्वे करा के नीतीश कुमार अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो उस जातिगत समीकरण के हीरो बनकर जरूर उभरे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों की। विधानसभा चुनाव में जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को काफी बड़ा नुकसान सहना पड़ा था। फायदे में रही थी बीजेपी और फायदे में रही थी आरजेडी, और साथ ही साथ आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी कांग्रेस भी, जिसे 19 सीटें मिल गई थी। तो इस बार जो जेडीयू के पास, या यूं कहें नीतीश कुमार के पास, खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी का हिंदुत्व का झंडा बिहार में नहीं चलेगा, और यही कारण है कि जिसकी वजह से लोग मान रहे हैं, एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने ये जातिगत जनगणना कराने का दांव खेला है बिहार में। लेकिन इसका कितना फायदा उसे मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसका फायदा जेडीयू को जरूर मिलेगा। 2 वजहों से मिलेगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने वहां पर जो कास्ट सर्वे कराया था, और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो है वो उनकी पार्टी जेडीयू को सबसे कम सीटें मिली थी, वो 43 सीटों पर सिमट गए थे पिछली बार के 73 सीटों के मुकाबले। तो इस बार एनडीए में जेडीयू के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास ले दे के जो चेहरे हैं वो छोटे मोटे चेहरे हैं, समुदाय विशेष के चेहरे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पासवान कम्युनिटी के वो नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, वो कुशवाहा कम्युनिटी के नेता हैं, उसी कुशवाहा कम्युनिटी के उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें शामिल हैं, एनडीए में शामिल हैं। तो सभी अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के साथ भी एक खास तबका ही जुड़ा है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पास 20 सालों का तजुर्बा है, 20 सालों का एक्सपीरियंस है मुख्यमंत्री के बने रहने का, और साथ ही साथ बिहार की जनता को साधने का। और नीतीश कुमार के साथ एक बात और भी है कि नीतीश कुमार ने ईबीसी और ओबीसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी साधने का काम किया है। तो क्या बिहार में चुनाव इस बार जो है वो समुदाय विशेष पर केंद्रित होंगे, पार्टी विशेष पर केंद्रित होंगे, या फिर कैंडिडेट विशेष पर केंद्रित होंगे? ये तो तब पता चलेगा जब हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। अभी तो आयाराम गयाराम का भी दौर चलेगा, जब एक कोई दूसरे में जाएगा, कोई वहां से दूसरे में आएगा, अपने साथ वो कितना वोट बैंक लेकर जाएगा, अपने साथ वो कितनी ताकत लेकर आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में अभी से इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि बिहार में इन दिनों जो कवायद चल रही है, बिहार में इन दिनों जो कसरत चल रही है, वो कसरत ये चल रही है कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं तमाम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उन उम्मीदवारों के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए। क्योंकि ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि इस बार जो चुनाव बिहार में होने जा रहा है वो जातिगत आधारित होगा, जातिगत समीकरण पर आधारित होगा, और जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जातिगत जनगणना का ऐलान है। बड़ा सवाल बीजेपी के लिए यह भी है कि वो
किस तरह से फ्लोटिंग वोट्स को साधेगी। फ्लोटिंग वोट्स का मतलब है वो वोट 4 से 6% तक का तबका वो जो हर चुनाव में फ्लोट करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन इस बार बिहार में ये जो फ्लोटिंग वोट है वो है युवा वर्ग। जी हां, युवा वर्ग इस बार फ्लोटिंग वोट साबित होने जा रहा है और डिसाइसिव साबित होने जा रहा है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो महंगाई और दूसरी बेरोजगारी, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में इस वक्त। और अगर बीजेपी की हम बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसकी पॉलिसीज के बारे में बात करें, तो नौकरी के फ्रंट पर बीजेपी पीछे दिखाई देती है। और याद रखिए कि अगर बिहार में हिंदुत्व कार्ड नहीं चला बीजेपी का, जो कि पिछली बार नहीं चल पाया था लोकसभा चुनाव में, तो इस बार ये महंगा पड़ने जा रहा है। अब बात हम करें बीपीएससी परीक्षा की, जिसको लेकर महीनों तक छात्र जो है पटना की सड़कों पर बैठे रहे, गर्दनीबाग में बैठे रहे। चाहे अग्निवीर की बात करें या फिर और वैकेंसीज की बात करें, तो नीतीश कुमार ने कम से कम ये कोशिश की है और कि बच्चों को जो है, बिहार के बच्चों को नौकरी दी जाए। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो नौकरी के फ्रंट पर कम से कम बिहार के युवा बीजेपी की तरफ झुके नहीं दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बीजेपी के सामने होगी युवाओं को साधने की। इसके अलावा जो दूसरा वोट बैंक है बिहार में, वो है अल्पसंख्यक का वोट बैंक। अल्पसंख्यक का वोट बैंक भी काफी इस बार जो है वो डिसाइसिव साबित होने जा रहा है। और अल्पसंख्यक का वोट जो आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहता है, और यही वजह है कि कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस भी अगर गेन करेगी बिहार चुनाव में, तो वो अल्पसंख्यक वोटों की बदौलत गेन करेगी और युवाओं के बल पर गेन करने की कोशिश करेगी। क्योंकि राजीव गांधी ने 2 मुद्दे बहुत जबरदस्त तरीके से उठाए हैं। नंबर 1 युवाओं का, बेरोजगारी का, और दूसरा वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड पर जो अल्पसंख्यक है वो नीतीश कुमार से कहीं न कहीं असहमत दिखाई दे रहा है। तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। और नीतीश कुमार को अगर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा तो इसका नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को होगा, जो बिहार में कम से कम इस बार इस कोशिश में लगी हुई है कि नवंबर में एक बार चुनाव हो जाए, तो हो सकता है कि इस बार एनडीए की जो सरकार वहां पर बनेगी उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। और संभवतः यही वजह है कि अभी तक नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है कि बिहार में एनडीए अगर चुनाव जीतती है तो वो नीतीश कुमार को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगी। तो बड़ा ही दिलचस्प हो चला है बिहार का चुनाव। डे बाय डे इसकी दिलचस्पता बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक तर्कस से तीर छोड़े जा रहे हैं। इसमें एक फैक्टर और शामिल है, वो है पीके का। लेकिन पीके की पार्टी जो है जनसुराज, वो कहां तक जा पाएगी और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे उसमें से कितनी सीटों पर वो उनकी पार्टी या उनकी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कितना वोट वो काट सकते हैं। लेकिन जो हमारा अंदाजा है, जो हमारी बातचीत होती है, उससे ऐसा लगता है कि पीके की पार्टी जो के उम्मीदवार अगर उनको 2-4 हजार वोट मिल जाएं तो बड़ी बात होगी, और उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार अगर अपनी जमानत बचा पाए तो और भी बड़ी बात होगी। लिहाजा पीके फैक्टर तो मुझे नहीं लगता कि इस बार काम करने जा रहा है। जो फैक्टर काम करने जा रहा है बिहार में, वो सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण है, जाति है। और इसी जाति के आधार पर न सिर्फ सारी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, बल्कि इसी जाति के आधार पर पार्टियां वोट भी मांगेगी। लेकिन जाति जनगणना का ऐलान करने से बीजेपी को उन जातियों का वोट मिलेगा, ये थोड़ा सा मामला संशय में दिखाई देता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।